चलो आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। टॉपिक का नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। तो पहले इस चैप्टर में जाने से पहले अपन इसके बारे में कुछ बेसिक समझते हैं कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है। कस्टम ड्यूटी होता क्या है? मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये मान लो विदेश है। विदेश मतलब कोई दूसरा कंट्री, जैसे अमेरिका ही मान लो। ये है इंडिया और ये है अमेरिका। तो इंडिया में एक आदमी बैठा है जो कि एक बिजनेसमैन है, मान के चलो, और अमेरिका में एक आदमी बैठा है जो वो भी कुछ बिजनेसमैन ही होगा। तो ये आदमी इस आदमी से कुछ सामान मंगवा रहा है। तो जब विदेश से सामान इंडिया में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे कि एक्सपोर्ट बोलेंगे? और जो आदमी है उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्टर या परचेसर। और ये बंदा क्या कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टर। तो हम है ना, ये चैप्टर जो पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मतलब हमारे पिक्चर का हीरो कौन रहेगा? इंपोर्टर। तो जब इंडिया में विदेश से माल आएगा, इंपोर्ट होगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे एक टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी का दूसरा नाम होता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं और इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हो। तो नॉर्मली चैप्टर का नाम कस्टम ड्यूटी है तो हम इंपोर्ट ड्यूटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, कस्टम ड्यूटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा होगा। ये एक्सपोर्टर का बिजनेस है और ये इंपोर्टर का बिजनेस है। इंपोर्टर बैठा है रायपुर में। रायपुर में बहुत बड़ा समुद्र है ना। वहां पे जैसे विदेश से अमेरिका से माल आया तो ऐसे पचपेड़ी नाका पास रोकेगा, ला के वो जहाज यहीं आके उतरेगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? और रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है एक। तो डायरेक्ट अमेरिका से फ्लाइट आएगी, रायपुर में लैंड होगी, माना एयरपोर्ट में। हाउ बोल रही है साइमा? नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है एक्सपोर्टर अमेरिका के किसी कोने में बैठा हुआ है, वहां से कुछ माल बेचा किसको? रायपुर के बंदे को। तो एक्सपोर्टर का गोडाउन कोई एयरपोर्ट में नहीं पड़ा अमेरिका के, वो कहीं उससे भी दूर होगा। तो यहां से यहां तक इसके गोडाउन से एयरपोर्ट तक। देखो, माल विदेश से दो तरीके से आ सकता है, या तो एयरवेज से आ सकता है या फिर वाटरवेज से आ सकता है। एयरवेज से बहुत रेयरली आता है, वाटरवेज से आने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ज्यादा वजन का भी सामान आ सकता है। हाँ, लेकिन टाइम ज्यादा लेता है पानी वाला रास्ता, और एयर वाला जल्दी आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एयरवेज वाला भी, वाटरवेज वाला भी। तो विदेश से सामान वाटरवेज से भी आ सकता है और एयरवेज से भी आ सकता है। तो जहां से भी आए, मान लो अभी अपन ने बात करके चल रहे हैं पानी के रास्ते की। तो जो पानी का रास्ता जहां से क्या बोलते हैं, डिपार्चर होता है सामान का, उसको अपन बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। और यहां पर भी इंडिया का आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पोर्ट। मतलब अमेरिका से इंडिया जो माल आएगा ना, पोर्ट टू पोर्ट चलेगा, पोर्ट टू पोर्ट। ये अमेरिकन पोर्ट है, वो इंडियन पोर्ट। फिर यहां पर एक रास्ता है जो एक्सपोर्टर के गोडाउन से लेकर अमेरिकन पोर्ट तक सामान आएगा। फिर यहां से ट्रेवल करते हुए यहां आएगा, उसके बाद यहां पहुंचेगा, यहां से ट्रेवल करते हुए यहां आएगा। ये बात समझ में आई? अब ट्रेवल कर रहा है जब सामान, तो रास्ते में कितने खर्चे हो जाएंगे? रास्ते में कुछ खर्चा होगा कि नहीं? यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्लस आपने जो बोला
रास्ते में उस गुड्स का क्या होगा, इंश्योरेंस भी होगा। तो ऐसे ही जो भी सामान भेज रहे हैं खुला भेज देगा वो, उसको पैक वैक भी करके भेजेगा। तो इस तरीके से जब एक्सपोर्टर से इंपोर्टर कुछ सामान खरीदता है तो सामान खरीदने का पैसा तो देगा ही देगा, उसके अलावा रास्ते में बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, उसका अलग से और पैसा देता है। तो सारी चीजों को जोड़ के एक वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। उसके ऊपर फिर हमको इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। आगे बात समझ में। इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर को सामान के बदले पेमेंट करेगा, वो अमाउंट परचेज प्राइस बोल सकते हैं जिसको, और रास्ते में होने वाले जितने भी खर्चे ये सबको जोड़ेंगे तो एक वैल्यू आएगी, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। उस वैल्यू पर इंपोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे पूरे डिटेल में बताऊंगा, अभी एक ओवरव्यू बस दे रहा हूं। इतनी बात समझ में आई। चलो एक बार अपन फॉर्मेट देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी या फिर कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, तो इसका दो पार्ट में, दो स्टेप में कैलकुलेशन होता है। पहले तो हम क्या निकालते हैं, एसेसिबल वैल्यू। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था टैक्सेबल वैल्यू, वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है उसका एक और नाम होता है एसेसिबल वैल्यू। तो आप लोग अब टैक्सेबल वैल्यू वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे, एसेसिबल वैल्यू। कर निर्धारण योग्य मूल्य। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, समव्यवहार मूल्य। ट्रांजैक्शन वैल्यू, समव्यवहार मूल्य। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या होगा, जो हम एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम, कमीशन। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम, पैकिंग कॉस्ट। फिर क्या जोड़ेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड डिजाइन चार्जेस, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, अदर पेमेंट और सप्लाई टू एक्सपोर्टर। ये कुछ नाम क्वेश्चन में आपको एज इट इज मिलेंगे, इसको इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसका टोटल बाहर निकालोगे, इसका टोटल मारोगे तो एक वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी वैल्यू, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। अब इसमें दो चीज और जुड़ेगी, क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परिवहन लागत और इंश्योरेंस प्रीमियम बीमा प्रीमियम, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू को एसेसिबल वैल्यू भी बोलते हैं। देखो एक ही चीज का तीन नाम हो गया, पहला नाम मैंने क्या बताया था, टैक्सेबल वैल्यू, दूसरा एसेसिबल वैल्यू, फिर तीसरा सीआईएफ वैल्यू। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, और हर चीज के हर पॉइंट के आगे नोट नंबर लिखा है, मतलब आगे मैं नोट्स में कुछ बात करूंगा उसके बारे में डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। जैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका नोट, कमीशन, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले तो फॉर्मेट लर्न करो। सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर उसमें पांच चीज जुड़ेगी, कमीशन, पैकिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस और अदर पेमेंट्स। ये सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एफओबी वैल्यू मिलेगा। एफओबी वैल्यू मिलने के बाद हम उसमें और दो चीज जोड़ेंगे, क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों जोड़ने के बाद सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी, एसेसिबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हर चीज का सीक्वेंस है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम को यहां मत जोड़ देना, उसको एफओबी वैल्यू के बाद में ही जोड़ना है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये सारी चीजें, एक कॉमन सेंस वाली पूछ रहा हूं ना बात, अगर ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखा है कि ऑलरेडी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड है, तो क्या फिर से उसको डबल जोड़ोगे? अगर ऐसा लिख दिया कमीशन इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो उसको दोबारा से मत जोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें जुड़ा हुआ है। अगर खाली कमीशन लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा है कि इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, तो आप अलग से जोड़ देना उसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमको ये मिल गया, क्या मिल गया, सीआईएफ वैल्यू मिल गया। अब सीआईएफ वैल्यू के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या कैलकुलेट करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कितना जोड़ोगे, 10% ऑन एसेसिबल वैल्यू, 10% ऑन एसेसिबल वैल्यू। मैंने यहां पर 10% लिखा है। बाय चांस अगर क्वेश्चन में कोई और रेट दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को फॉलो करना,
और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप कितना डालोगे? 10% डालोगे। इतनी बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन में अलग से कोई दूसरा रेट दिया हुआ है तो आपको वो रेट लगाना है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कितना लगाना है? 10%। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये चैप्टर अभी तक कितने साल से पढ़ा रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, वैसा ही है। जैसे अभी दारू वाला चैप्टर पढ़े थे, इसके पहले उसमें हर साल रेट चेंज हो जाते, टेंशन रहता है इस साल क्या रेट लगेगा, अगले साल क्या रेट लगेगा। इसमें वैसा लफड़ा नहीं है, ये पिछले 5 साल से चेंज नहीं हुआ, वही वही चलते आ रहे। ठीक है, तो अपन अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो मेहरोत्रा की बुक उठा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पुरानी बुक का क्वेश्चन उठा के। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जोड़ लो। एसेसिबल वैल्यू जो आई ना, उसका कितना परसेंट लोगे? 10%, या फिर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। फिर ऐड और क्या करेंगे इसमें? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सामाजिक कल्याण अधिभार, कितना? 10%। किसका? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो निकाले उसका, मतलब इसका 10%। फिर उसके बाद और क्या जोड़ना है अपने को? आईजीएसटी। आईजीएसटी का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, आईजीएसटी जोड़ोगे। अब आईजीएसटी किस पर जुड़ेगा? आईजीएसटी का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहेगा। तो आईजीएसटी कितना निकालोगे? ध्यान से सुनना, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, एसेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये तीनों की अमाउंट को जोड़ो। वो जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप आईजीएसटी की कैलकुलेशन करोगे। देखो मैंने लिखा भी अंदर में 10% ऑन, क्या क्या लिखा है मैंने? एसेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये तीनों की अमाउंट को जोड़ोगे। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप 10% या जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कैलकुलेट करोगे आईजीएसटी। फिर ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कस्टम ड्यूटी पेबल। बस इतना सा फॉर्मेट है, क्लियर है? इतना सही फॉर्मेट है बस। क्या हो गया? गाजर खाया करो, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब ये जो नोट है ना, नोट हम इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो अमेरिका को रुपयों में पेमेंट किए होंगे कि डॉलर में? तो क्वेश्चन में जो भी चीजें दिए रहेंगी, जो भी चीजें वो डॉलर में अगर दी है तो उसको पहले इंडियन रुपीज में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो देखो फॉर्मेट में ऊपर में मैंने एक तो साइन बनाया छोटा सा, साइन किसका है? रुपीज का है। और क्वेश्चन में अगर वो डॉलर में दिया है तो क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। अच्छा, डॉलर में कन्वर्ट करने का भी एक लफड़ा है। क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, और रेट है ना, दो लोगों का अलग अलग रेट दिया रहेगा। बोलेगा एक आरबीआई का रेट है इतना और एक बोर्ड का रेट है इतना। देखो जैसे आप लोगों को पता है ना, हर एक प्रकार का टैक्स है, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बना देती है। जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या बना के रखी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वैसे ही कस्टम ड्यूटी वगैरह कलेक्ट करने के लिए ना सीबीईसी करके है, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। पचपेड़ी नाका में जो अपना वो जीएसटी भवन करके देखे हो बड़ा सा, वो सीबीईसी की ऑफिस है। सेंटर उसको वो करता है, मतलब रेगुलेट करता है। समझे मेरी बात को? तो जब हम विदेश से माल मंगाते हैं तो हम किस में खरीदी करेंगे? डॉलर में या फिर यूरो में या फिर जिससे भी, मतलब येन में, जो भी जहां की भी करेंसी होगी उसमें खरीदेंगे। तो उसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन के लिए रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग रेट दिए रहेंगे। एक तो किसका दिया रहेगा? सीबीईसी। सीबीईसी का रेट दिया रहेगा मान लो 85, एक डॉलर इज इक्वल टू 85 रुपीज, ऐसा दिया रहेगा। और एक रेट दिया रहेगा आरबीआई, आरबीआई का रेट दिया रहेगा 86। तो आप किसका मानोगे? सीबीईसी का मानोगे। लोग इमोशनल हो जाते हैं, नहीं आरबीआई तो बड़ी बैंक है तो उसका माने, नहीं, सीबीईसी, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो कभी कभी सीबीईसी नहीं लिखेगा, क्या लिख देगा? खाली बोर्ड लिख देगा, बोर्ड।
सीबीएसई को सीबीएसई ने लिख के क्या करेगा, बोर्ड लिख देगा। तो बोर्ड द्वारा जो रेट दिया रहेगा उससे हम इंडियन रुपीस में उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में एक ही रेट दिया हुआ है और कोई दूसरे रेट नहीं है तो वो मान लो बोर्ड का ही होगा, और क्वेश्चन में अगर मल्टीपल रेट है तो हमको उसमें फिर बोर्ड वाला जो होगा वो लेना है। ठीक है, बोर्ड के ही रेट से कन्वर्ट करना है हमको। हाँ, उसका कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। एक बार फॉर्मेट को यहां पर देख लो, आप लोगों का क्वेश्चन इसी पैटर्न में इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। बस ये नोट नंबर मत आप लोग कोट करना वहां पे, ये आपके समझाने के लिए मैंने यहां पे डाल दिया है। अब एक एक करके एक एक नोट पढ़ते हैं अपन। चलो, एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन में आइटम को इंक्लूड करना है। तो एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन में कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करना है, उसके लिए नोट नंबर 1 से लेकर कहां तक देखने को मिलेगा, 8। और कुछ ऐसे आइटम भी आएंगे क्वेश्चन में जिसको इंक्लूड नहीं करना है। तो कौन कितने पॉइंट है इसमें, 5 पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते। ट्रांजेक्शन वैल्यू, सम व्यवहार मूल्य, वैल्यू एट विच इंपोर्टर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्टर इज नोन एज ट्रांजेक्शन वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस वैल्यू। इसका कभी कभी ट्रांजेक्शन वैल्यू ना बोल के क्या नाम यूज करेगा, इनवॉइस वैल्यू, या परचेज प्राइस भी बोल सकता है। ठीक है, मैंने जहां पर पॉसिबल है हिंदी भी चिपका दिया है, ताकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है सर हिंदी में दिक्कत होती है समझने में, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। दूसरा क्या है, कमीशन। देखो आपको 3 टाइप के कमीशन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। एक कौन सा कमीशन है, बाइंग कमीशन। एक कौन सा कमीशन है, सेलिंग कमीशन। एक कौन सा कमीशन टू कैनलाइजिंग एजेंसी। क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बाइंग कमीशन है, इंक्लूड नहीं करना है। सेलिंग कमीशन है तो यहां पर कमीशन ऐड करते हैं ना, तो क्वेश्चन में बाइंग कमीशन होगा तो मत जोड़ देना, सेलिंग वाला होगा तो जुड़ेगा, और कैनलाइजिंग वाला होगा तो जुड़ेगा। कौन सा वाला नहीं जुड़ेगा, बाइंग कमीशन नहीं जुड़ेगा। अब आपको यह समझ में नहीं आएगा सर बाइंग कमीशन क्या होता है, सेलिंग कमीशन क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लो। देखो ये कौन है, इंपोर्टर, और ये कौन है, एक्सपोर्टर। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इंपोर्टर क्या करता है, अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है, एजेंट। और एजेंट, मान लो इंपोर्टर को कोई वस्तु खरीदनी है, मान लो मैं इंपोर्टर हूं, मेरे को कोई एक फैक्ट्री डालनी है, उस फैक्ट्री को डालने के लिए मेरे को एक मशीन की जरूरत है, और मशीन यहां नहीं मिलती, कहां मिलती है, अमेरिका में। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके अपना धंधा पानी छोड़ के मशीन खोजने जाऊं, अमेरिका में कौन बेच रहा है देख के आता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उस काम के लिए एक आदमी को अपॉइंट करूंगा, एजेंट को बोलूंगा जा भाई तुम एक काम कर, कहां जा, अमेरिका में जा, और मेरे को इस टाइप की मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई मशीन है तो जा खोज के आ, वहां पे कौन बेच रहा है देख के आ। तो इस बंदे को कमीशन कौन देगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, खरीदना कि बेचना, तो ये बाइंग कमीशन हो गया। ये कौन सा कमीशन हो गया, बाइंग कमीशन। ये वाले कमीशन को ऐड नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? तो इसका एजेंट कहां मिलेगा आपको, अमेरिका में मिलेगा। समझे मेरी बात? चलो अब थोड़ी देर के लिए अब बायर की बात को छोड़ो, सेलर की बात को छोड़ो, सेलर की बात को पकड़ते हैं, मतलब एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर के पास बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, और वो चाहता है कि मेरा जो स्टॉक है दूसरे दूसरे जगह में बेचूं। अब एक्सपोर्टर तो खुद जाके नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है नहीं। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगा, जा भाई तू इंडिया जा, वहां पे मेरे जो सामान है मेरे पास, उसको कौन कौन खरीद सकता है, जा वहां पे खोजो। आते हैं ना एजेंट लोग कुछ कुछ बेचने के लिए। तो एक्सपोर्टर का एजेंट जो है वो कहां आके बैठा है, इंडिया में, कस्टमर खोजने के लिए आया। समझे मेरी बात को? ताकि इसके पास जो गुड्स है वो यहां पर कोई ना कोई खरीद ले। तो ये वाला एजेंट का जो कमीशन होगा ये कौन देगा, एक्सपोर्टर। और इसका एजेंट कहां बैठा हुआ मिलेगा आपको, इंडिया में। तो इस वाले एजेंट को जो कमीशन दिया जाएगा उस वाले कमीशन को क्या बोलेंगे, सेलिंग कमीशन। आ गई बात समझ में, सेलिंग कमीशन बोलेंगे।
क्योंकि एक्सपोर्टर जब इसको माल बेचेगा ना तो कमीशन को उतने में जोड़ देगा। क्लियर है। और एक होता है चैनलाइजिंग या कैनलाइजिंग कमीशन, मतलब इन दोनों के बीच में डील कराने वाला कमीशन। तो वो एक प्रकार का ब्रोकरेज है, तो उसको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक कमीशन नहीं जुड़ेगा, बाकी सारे कमीशन जुड़ेंगे। कौन सा वाला, बाइंग नहीं जुड़ेगा, सेलिंग और कैनलाइजिंग वाला जुड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेने के बाद क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। उसके बाद बात करेंगे पैकिंग कॉस्ट की। पैकिंग कॉस्ट, एक्सपोर्टर जब कुछ माल इंपोर्टर को बेचता है तो उस गुड्स को क्या करता है, पैक करके भेजता है। लेकिन आप लोग एक चीज देखे हो, ये जानते हो क्या होता है, कंटेनर, इसको कार्गो भी बोलते हैं। ये है ना, जब अमेरिका से कुछ सामान आ रहा है तो इसके अंदर वो चीज को डाला जाता है ताकि पानी बरसात से और सेफ रहे। फिर ये जब माल की डिलीवरी हो जाती है तो ये फिर वापस जिसका है वहां पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं रिटर्नेबल पैकिंग। मतलब ये पैकिंग ऐसी है जो वापस कर दी जाती है, ये इसका ये रख नहीं लेगा वो। समझे मेरी बात, इंपोर्टर रखेगा नहीं इसको, ये वापस चला जाएगा। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, रिटर्नेबल पैकिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा खड्डा पुट्ठा ये सब लगा लगा के बेचेगा तो वो रिटर्नेबल नहीं होती है। ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है पैकिंग कॉस्ट में भी आपको दो तीन प्रकार की पैकिंग कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो पैकिंग के बारे में पढ़े, क्या लिखा है, पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट में लेबर, पैकिंग करने वाले लेबर भी पैसा लेंगे और पैकिंग करने में जो मटेरियल लग रहा है वो भी लगेगा। तो पैकिंग कॉस्ट जो भी होगा उसको इंक्लूड करना है। बट क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल और रिटर्नेबल कंटेनर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। आगे, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड डिजाइन चार्जेस, इसका क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंस एंड डिजाइन चार्जेस, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एनी इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क एंड स्केचेस आर टू बी इंक्लूडेड ओनली इफ वर्क डन आउटसाइड इंडिया। मतलब कभी कभी कोई गुड्स जो है कस्टमाइज्ड होता है, तो कस्टमाइज्ड होता है तो उसकी डिजाइन में इंजीनियरिंग वाला अपना डिजाइन देने में कुछ पैसा ले रहा है, या कुछ उसमें आर्ट वाला काम हो रहा है, मतलब जो भी उसमें एडिशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो भी ऐड होगा। लेकिन इसको ऐड तभी करेंगे जब ये खर्चा कहाँ किया जाएगा, इंडिया के बाहर, एक्सपोर्टर के प्लेस पे किया जाएगा। इंडिया में आ जाने के बाद अगर ये सब काम किया करवा रहा है तो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, अगर दिखेगा तो क्या कर देना, ऐड कर देना। अदर पेमेंट और सप्लाई टू एक्सपोर्टर, इफ बायर हैज मेड एनी पेमेंट टू सेलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ कंडीशन ऑफ सेल देन सच पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड। अगर बायर ने सेलर को कोई पेमेंट दिया है, डायरेक्टली दिया है या इनडायरेक्टली दिया है, और उसके सेल के एग्रीमेंट में था, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, ऐड करें। अब देखो एक चीज मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताना मेरे को, इसी पॉइंट के कैटेगरी में आएगा वो। दिव्या चाय मंगाऊं? देखो बायर जो है कहां बैठा है, इंडिया में बैठा है, और सेलर जो है अमेरिका में बैठा है। बायर ने कुछ बनवाने का ऑर्डर दिया है, किसको, सेलर को, मतलब इंपोर्टर ने ऑर्डर दिया एक्सपोर्टर को। लेकिन ये चाहता है कि इसमें जो भी चीजें लगे, यहां से कुछ सामान ये भेज दिया कि भैया जब आप वो चीज भेजोगे तो इसमें फिट करके भेजना। होता है कि नहीं ऐसा, कि नहीं होता है। जैसे अभी की बात बताओ, नवरात्रि आई थी, नवरात्रि में माता की मूर्ति बनती है, तो हमारे मोहल्ले में, मतलब मैं धमतरी की बात कर रहा हूं, एक भैया है गंगा भैया, वो क्या करता है, मूर्ति बनाता है।
तो एक पार्टी आई थी जिसको मूर्ति बनवाना था, वो माता की साड़ी वगैरह पूरा चुनरी वगैरह दे के गए कि भैया जब मूर्ति रेडी हो जाएगी ना तो साड़ी चुनरी वगैरह है ना, आप यही वाली हमको पहना के देना। समझे मेरी बात को? तो वैसे ही अभी यहाँ पे बात मूर्ति की नहीं हो रही, बात क्या हो रही है, बायर अगर चाह रहा है कि उसका कुछ सामान उस चीज में लग कर आए या वो सामान उस चीज में यूज हो जाए, और वो चीज मतलब आने के पहले बायर ने भेज दिया एक्सपोर्टर को, और जब वो सामान लग के आएगा तो वापस वो घूम के आएगा, तो इसको ये वाले सामान की वैल्यू को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मान लो अमेरिका में एक सेलर बैठा है, मतलब बायर ने 10,000 रुपए का कुछ गुड्स किसको भेजा? इसको भेजा। अब ये जो भी गुड्स बनाया उसमें इसको इंक्लूड कर दिया। अब ये गुड्स वापस आ रहा है कहां पे? इंडिया में। तो इसकी वैल्यू में 10,000 जुड़ा हुआ है कि नहीं? और नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो जोड़ोगे, जुड़ा हुआ रहेगा तो डबल से नहीं जोड़ोगे। मतलब बायर ने अगर कोई गुड्स सेलर को भेजा है तो उसकी वैल्यू को ट्रांजेक्शन वैल्यू में एसेसिबल वैल्यू निकालते समय जोड़ते हैं। जुड़ा हुआ रहेगा तो डबल मत जोड़ना, और नहीं जुड़ा रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ये चैप्टर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता है, एकदम मतलब क्लियर कट है चैप्टर, ज्यादा टेंशन नहीं देगा चैप्टर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद क्या लेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, पानी के रास्ते से भी हो सकती है और हवाई मार्ग से भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट अगर होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो क्या करेंगे? पूरा जितना दिया रहेगा पूरा ले लेंगे। लेकिन अगर एयर ट्रांसपोर्ट है तो आपको पूरी अमाउंट नहीं लेना है। क्या लेना है? विच एवर इज लोअर। WEL मतलब विच एवर इज लोअर। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्चुअल अमाउंट, जो अमाउंट उसने पे किया एक्चुअली वो, और FOB वैल्यू का 20%, दोनों में जो कम होगा वो आपको जोड़ना है। मैंने दो बातें बताई। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट है तो क्या करोगे? बिना दिमाग लगाए पूरा जोड़ देना। और एयर ट्रांसपोर्ट होगा तो पूरा मत जोड़ना। क्या करना? पूरी पहले उसकी एक्चुअल अमाउंट लेना, फिर FOB वैल्यू का 20% निकालना, दोनों में जो कम होगा उसको जोड़ोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वाटर ट्रांसपोर्ट वाले मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। एयर ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफिकली नहीं लिखा एयर वाले बात, तब तक एयर ट्रांसपोर्ट मानना मत आप अपने मन से। समझे मेरी बात को? वाटर ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट मानोगे? वाटर। स्पेसिफिकली जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक हम इसको एयर वाला नहीं मानेंगे। क्लियर है? आगे इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है तो एज इट इज जितना दिया जोड़ दो। कहां जोड़ते? इंश्योरेंस प्रीमियम FOB वैल्यू के बाद जोड़ते, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में। अगर क्वेश्चन में दिया है तो जितना दिया जोड़ लो। इफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं दिया है, देन इंश्योरेंस प्रीमियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.125% ऑफ FOB वैल्यू। FOB वैल्यू का 1.125% लेना है, ये याद रखना पड़ेगा। 1.125%। ठीक है? दिया है तो जोड़ दो, नहीं दिया है तो मत जोड़ो। तो अभी हम क्या कर रहे थे? 8 पॉइंट जो पढ़े वो क्या पढ़े? एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन में कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करना है। अब कौन कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं जब आप लोगों को बता रहा था ये वाली बात, 3 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। 3 टाइप का। कहां कहां पर हुआ होगा? 3 टाइप का नहीं बोल सकते, 3 स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। एक तो इसके गोडाउन से यहां तक, पोर्ट तक, पोर्ट से लेकर यहां तक, फिर यहां के पोर्ट से लेकर इंपोर्टर के गोडाउन तक। तो हम जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ते हैं ना, तो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ेंगे, ये वाली भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ेंगे, लेकिन ये वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि कस्टम ड्यूटी वाले कहां बैठे रहते हैं मालूम है? पोर्ट में ऑफिस डाल के बैठे रहते हैं। जब गुड्स आया तो यहां पर आपसे कस्टम ड्यूटी ले ली जाएगी, फिर इसके बाद अंदर जाएगा तो अंदर कस्टम ड्यूटी लिया जाएगा क्या आपसे? नहीं। तो इसलिए ये वाला ट्रांसपोर्ट को हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ट्रांसपोर्ट किसका किसका मतलब है? जो पोर्ट में, इंडियन पोर्ट में आने से पहले का जो था,
हाँ नवाब बोलो भाई, क्या दिक्कत है नवाब, कुछ डाउट? ये वाला ट्रांसपोर्ट लेना है, ये वाला ट्रांसपोर्ट नहीं लेना है, वही लिखा है, पढ़ लो। इंडियन पोर्ट से इंपोर्टर के फैक्ट्री या गोडाउन तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना। जब पोर्ट में आ गया सामान यहां पर आ गया, अब यहां से यहां जा रहा है गुड्स, तो यहां पे रास्ते में टोल का पैसा लग जाएगा। रास्ते में टोल वोल का लग जाता है ना पैसा, टोल का लग गया, या फिर यहां का कुछ लोकल टैक्स पटाना पड़ गया, तो ये सब टैक्स क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। पढ़ लो, वही लिखा है यहां पर। इंडिया में लोकल टैक्स या ऑक्ट्रॉय का पेमेंट, ऑक्ट्रॉय पहले जमाने में ऑक्ट्रॉय बोलते थे, आज के जमाने में टोल बोलते हैं। ठीक है, टोल, टोल नाके में जो पैसा देते हैं ना उसको पहले ऑक्ट्रॉय बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं, टोल बोलते हैं। तो इंडिया में अगर लोकल टैक्स का, ऑक्ट्रॉय का पेमेंट हो रहा है तो उसको भी नहीं ऐड करेंगे। गुड्स इंपोर्ट होने के बाद, गुड्स इंपोर्ट हो गए, उसके बाद अगर कोई खर्चा कर रहा है, क्या खर्चा कर रहा है, कंस्ट्रक्शन, भाई ला रहे हैं मशीन यहाँ पे फिट कर रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, इरेक्शन करवा रहे हैं, असेंबल करवा रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा, टेक्निकल असिस्टेंस का खर्चा, ये सब नहीं जोड़ना है क्योंकि इंपोर्ट हो गया सामान। अगर इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कोई पेमेंट किया है और वो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड नहीं है, कोई और अदर पेमेंट कर दिया है, इंपोर्टर इंपोर्टेड गुड्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो वाले को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिफर्ड पेमेंट, कभी कभी क्या होता है, इंपोर्टर है ना पेमेंट लेट करता है एक्सपोर्टर को, डिफर्ड पेमेंट मतलब लेट पेमेंट, तो उसके ऊपर एक्सपोर्टर उसके ऊपर ब्याज लगा देते हैं, तो वो भी अपने को नहीं जोड़ना। तो कौन कौन सी चीजें नहीं जोड़ेंगे, 5 चीजें ऐसी जो नहीं जुड़ेगी। क्या, इंडिया के पोर्ट से इंपोर्टर के फैक्ट्री गोडाउन तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब 3 स्टेज में होती है तो शुरू के 2 का लेना है, आखिरी वाला नहीं लेना है। इंडिया में लोकल टैक्स या ऑक्ट्रॉय का पेमेंट, गुड्स के इंपोर्ट होने के बाद किए जाने वाले खर्चे, ऐसा कोई पेमेंट जो इंपोर्टर कर रहा है एक्सपोर्टर को जो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड नहीं है, और डिफर्ड पेमेंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, इनको इंक्लूड नहीं करना। नोट पढ़ो क्या लिखा है, सभी कैलकुलेशन इंडियन रुपीज में ही करना है, इसलिए यदि कोई अमाउंट फॉरेन करेंसी में दी गई होगी तो पहले उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। और यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, किसका रेट लेना रहेगा आपको, सीबीईसी का रेट लेना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बनाए, चलो ये क्वेश्चन है, पढ़ो, मेरे को कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा आप लोगों को। एन इंडियन ट्रेडर ऑफ दिल्ली imported 50 computers from a company of America at $500 per computer for resale on 18th of January 2025. Other information is as under. इंडिया के इंपोर्टर ने अमेरिका के एक्सपोर्टर से कितना कंप्यूटर खरीदा, 50, और एक कंप्यूटर कितने का था, 500, तो टोटल कितने डॉलर का हो गया, $25,000 का हो गया। तो $25,000 को फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम अमेरिका टू इंडियन पोर्ट $200। ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, $50। पैकिंग चार्जेस $20 पर कंप्यूटर। 5% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस टू एजेंट इन इंडिया ऑफ अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी कौन, एक्सपोर्टर, और उसका एजेंट कहां मिलेगा बोला था, इंडिया में। तो सेलिंग कमीशन है कि बाइंग कमीशन है, सेलिंग कमीशन है। तो 5% निकालेंगे, किसका 5%, सेलिंग प्राइस का 5%। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू दिल्ली, ये नहीं लेगा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट हो गया ये। लोकल टैक्स पेड इन दिल्ली नहीं लेंगे,
कंप्यूट एसेसिबल वैल्यू टू डिटरमाइन कस्टम ड्यूटी, प्रिस्क्राइब्ड एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कितना, $1 इज इक्वल टू 82 रुपए। कंप्यूट कस्टम ड्यूटी पेबल इफ बेसिक रेट इज 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है 10%, और जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ कंप्यूटर कितना है, ये आईजीएसटी का रेट है। चलो मैं बना रहा हूं पूरा क्वेश्चन, इधर देखो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू। सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो 50 कंप्यूटर है, मल्टीप्लाई बाय कितने का था, इनटू क्या रेट से कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा बोलो, 20,50,000। ट्रांजेक्शन वैल्यू के बाद देखो सीक्वेंस का ध्यान रखना, पहले ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मत जोड़ देना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब जुड़ती है, एफओबी वैल्यू के बाद जुड़ती है। ये यहां पर अभी नहीं लोगे। ट्रांजिट इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस लोगे $20, कितना लोगे, 50 इंटू 20 इंटू 82, 80,000 आएगा, 82,000। ये हो गया, ये भी हो गया। 5% कमीशन ले लूं, कमीशन डायरेक्ट निकाल देना। कैसे निकालोगे, 20,50,000 का 5%, कितना आएगा, हम्म, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लेंगे क्या, लोकल टैक्स पेड लेंगे क्या, नहीं। एक दो चीज बच गई अपनी, क्या क्या, ये और ये बचा है, ये दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, कितना, ठीक। अब ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस $200 पर कंप्यूटर है कि एक पूरा टोटल है, टोटल है 200 इंटू कितना, 82, 16,400। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितना, $50 एक कंप्यूटर का है। पर कंप्यूटर वाली चीज को मल्टीप्लाई करना, जो खाली लिखा है उसको पर कंप्यूटर मत मान। कितना था, नहीं 50 था ना, कितना, 40,000। अभी जो वैल्यू आएगी इसको क्या बोलेंगे भाई, ये या फिर लिख देना CIF वैल्यू। CIF का फुल फॉर्म क्या होता है, CIF का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। अब ये हमारा एसेसिबल वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ
सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो 22,55,000 का कितना परसेंट, 10%। एड सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना, 2,25,500 का 10%, कितना आएगा, 22,500 नहीं, 22,2,550, 22,550। ऐड क्या ऐड करूं, आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना जुड़ेगा, @ 12% ऑफ, किसका 12%, एसेसिबल वैल्यू 22,50,000 कितना था, 22,55 प्लस 22,550 प्लस 22,550। अब इसका 12% निकालो, कितना, 3,360। हाँ कितना आएगा बोलो, यह आ जाएगा कस्टम ड्यूटी पेबल। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो पॉइंट आगे पीछे करेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है।